हेलो। मैं राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज दीपावली के शुभ अवसर के बाद मैंने क्लास ले रहा हूँ मित्र। और ये इतिहास की जो परंपराएं चल रही थी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मित्र मैं आज फिर अपने देखा जाए A to Z पॉइंट पे आता हूँ। जो इतिहास की परंपराएं जो अधूरा छूटा था उसी को पूरा करने के मित्र आज आया हूँ यूट्यूब पे। मित्रों आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त। देखिए, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी सुनाया हूं। जो मित्र हमारे नहीं देख पाए हैं वीडियो पे वो जाकर हमारे वीडियो लिंक पे जाएं और सबसे पहले मौर्य वंश जाएं और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ के आए, तब हम बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है बिंदुसार। ये गद्दी पे कब बैठता है? 298 ईसा पूर्व में। और उसके बाद 298 बैठता है और 273 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है मित्र। आइए इसकी और बता दूं। देखिए, एक चीज बता दूं, बिंदुसार की हम बात करते हैं तो बिंदुसार ने 16 विवाह किया था। कितने विवाह किए थे? 16 विवाह किए थे मात्र। और 16 विवाह करने के पश्चात इन्होंने 101 पुत्र को जन्म दिया था। कितने पुत्र भैया? 101 पुत्र को जन्म दिया था। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए इन बिंदुसार मतलब देखा जाए तो बिंदुसार कई नामों से जाना जाता है। आप देख सकते हैं, इधर देखिए मित्र। सबसे पहले देखिए पिता श्री कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। और देखिए माता कौन है? दुर्धरा है। कभी ऐसे भी है। और देखिए उपनाम क्या है? इतिहास यूनानी इतिहासकार इनको कई नामों से जाना जाता है। देखो भैया, पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है इनको अमित्र घात। देख रहे हैं, अमित्र खाद, अमित्र खाद भी कहते हैं, अमित्र घात भी कहते हैं और अमित्रोकेटस भी कहा जाता है। मतलब ये देखा जाए तो 3 नामों से जाना जाता है। कितने नाम से भैया? 3 नामों से जाना जाता है। अब देखिए अमित्र घात का मतलब क्या होता है दोस्त? अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं को खा जाने वाला। अब आप समझ सकते हैं। देखिए कारण क्या है दोस्त कि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं, अब आप समझ, शत्रुओं को खा जाने वाला। लोग इसके डर के मारे कहते हैं अरे भाई तो और तर्राक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी तर्राक है। और इन्होंने 101 पुत्र को जन्म दिया था। मैंने बताया 16 रानियां थी बिंदुसार की। उसमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था भैया? देखिए बड़ा पुत्र था सुसीम था। कौन था भैया? सुसीम था। और देखिए जहां तक सवाल और है कि अशोक का भी इसका, देखिए अशोक भी इसका पुत्र था। ऐसी बात नहीं है कि अशोक नहीं था पुत्र, अशोक भी इसी का पुत्र था। और सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। सबसे छोटा पुत्र कौन था? तिस्य था। एक ध्यान दो, सबसे छोटा पुत्र, अगर छोटा की हम बात करते हैं तो छोटा कौन है? तिस्य था। एक ध्यान देना, तिस्य ये है तो तिस्य था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक भी इसी का पुत्र है। और देखिए एक कारण क्या था कि ये कैसे हुआ, राजा कैसे बनता है, आइए देखते हैं। अशोक बिंदुसार को सीरिया के शासक क्या कहते हैं? एंटियाकस की हम बात कर लें तो देखा जाए बिंदुसार को एंटियाकस प्रथम को पत्र लिखा था। क्या पत्र लिखा था भैया? विदेशी मीठी शराब ले जाओ। भैया देखिए इन्होंने एंटियाकस को प्रथम लिखा था। कौन लिखा था? बिंदुसार ने कहा एक काम करो, एंटियाकस जी सीरिया भैया। और सीरिया क्या है भैया? इसका ननिहाल बहुत दूर तक था। ननिहाल का मतलब है आप समझ गए, सेल्यूकस। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना। हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर लिया मित्र, तो शादी करने के बाद इसका ननिहाल कहाँ तक है? जहां से आया था सेल्यूकस, मतलब देखा जाए तो सिकंदर आया था, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस है, इसका मतलब ईरान तक था इसका ननिहाल। तो वहां से इन्होंने एंटियाकस से क्या मांगते हैं? सीरिया के शासक थे एंटियाकस, कहते हैं महाराज तो सुनो पहले, मैं जो जो मांगू उसको तुमको देना पड़ेगा। कहें क्या मांगोगे भैया? कहे देखिए विदेशी मीठी शराब। ओ ये तो बहुत ठंडा, मतलब मीठी शराब पिएगा, मतलब दम दम पे दम मारे वाला। और दूसरी बता दूं, देखिए भैया मीठी शराब पिएगा। दूसरा क्या है? सूखे अंजीर, मतलब मेवा चाहिए। मेवा मतलब ताकत चाहिए। अब देखो मेवा की बात करते हैं। इन्होंने कहा तीसरा पॉइंट कहा दार्शनिक चाहिए। कहा वो दार्शनिक नहीं देंगे भैया, सब कुछ ले लो। एक तुम ले लो शराब पियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेवा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दार्शनिक मैं ही दूंगा भैया। अगर तुम दार्शनिक ले लोगे तो मेरा मामला भिंडी हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तो इन्होंने दार्शनिक की जगह क्या भेजा? राजदूत को भेजता है। और राजदूत कौन है? डायमेकस। कौन है भैया?
डायमेकस। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले, देखिए एक चीज बता दूं, आजकल राजदूतों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। राजदूतों से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको बता दूं। जैसे पूछ लेता है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य सीएम के दरबार में आया था। आया समझ में आया है। और अगर डायमेकस पूछ लेता है किसके दरबार में आया, तो आप समझ सकते हैं बिंदुसार के दरबार में आया। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिए, बिंदुसार के शासन के अंतिम समय की हम बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो बिंदुसार एक ऐसा राजा था, युद्ध करने की जरूरतें नहीं थी। कहते कैसे, इतना बड़ा साम्राज्य था। अब साम्राज्य कौन दिया, पिताश्री ने दे दिया। पिता ने पूरे भारत को अधीन कर लिया, विदेशों तक इसका जलवा कायम रहा और विदेशों तक ससुराल अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। क्या जरूरत है युद्ध करने का, भैया पिताश्री बना दिए हैं, फुल टाइम में खाओ भैया। और जानते हैं मगर इसमें मामला कहां से भिंडी हो गया, तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में दो विद्रोह हो गए। पहला गया कौन युद्ध करने के लिए, सुसीम गया। सुसीम गया जरूर, मगर वहां पर तक्षशिला कुछ चल नहीं पाई उसकी, मतलब दम तोड़ दिया। मतलब वो मतलब देखा जाए तो जो वहां शत्रु आए थे उनको नहीं भगा पाया, तो अशोक को भेजा। अशोक ने सफा चट कर डाला, मतलब सबको भगा दिया। समझे नहीं समझे, ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं लगा चंद मतलब बिंदुसार को ये लड़का हमारा ठीक है। और उसके बाद जरा ध्यान दो, इन्होंने कहा, देखा जाए तो एक चीज बता दूं, जब यहाँ पे ये थे, कहाँ थे भाई, तक्षशिला में, गंधार में थे, तक्षशिला में थे। वहां एक पता लगा कि इनके भाई जो थे, कौन भैया, जो मतलब 99 भाई, मतलब जो 100 भाई थे, ये यहाँ उत्तराधिकार का युद्ध मच गया। मतलब अशोक नहीं था, और वहां पर क्या हुआ, जो इस 101 भाई थे, 100 भाई मिलकर वहां उत्तराधिकार आपस में चोकाचाकी चालू हो गई। भैया हम बनेंगे राजा, वो सोचा हम बनेंगे राजा। उसी बीच में छुड़ाने में भैया कौन लग गया, उनका बाप, ना कोई नहीं बनेगा, उसी चौंक दिया कोई, कहा तू नहीं बनेगा ले। तो उसी में क्या हुआ, तो कुल मिलाकर जानते हैं उनके भाइयों ने राजसत्ता के चक्कर में अपने बाप को उड़ा दिया। जब पिताश्री उड़ गए, उसी खबर मिलती है अशोक को। अशोक अपनी तलवार वही चोक करता है, और चोक करने के बाद जानते एक नया मोड़ आ जाता है मित्र, और नया मोड़ क्या आ जाता है, अपने जाते हैं वही लहराता हुआ आता है, अपने 99 भाइयों को उड़ा डालता है। और उसमें बचता कौन है, एक बचता है। तो हमको लगता है एक कौन था, वो सगा भाई था। क्या था भैया, सगा भाई, हमको ऐसा लग रहा है भाई, तभी कुछ छोड़े वो भी चला जाता, चल बसता। तो एक मतलब है उसका सगा भाई था। और सब सौतेले भाई उड़ाकर गद्दी प्राप्त कर लेता है। कौन प्राप्त कर लेता है, भैया अशोक साहब, समझे भैया। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की और बता दूं, देखिए एक चीज बता दूं, देखा जाए तो हाँ बिंदुसार की हम और बात बता दूं। बिंदुसार को देखा जाए तो इनका प्रधानमंत्री पूछता है, कभी कभी प्रधानमंत्री पूछ लेता है। प्रधानमंत्री के जमाने में कौन था, चाणक्य थे। कौन थे भैया, चाणक्य थे। इन्हीं को कहते हैं विष्णुगुप्त, इन्हीं कहते हैं कौटिल्य, उन्हीं कहते हैं अजय राज। ठीक है, यहां तक कोई समझ में आया भैया। यही तो बिंदुसार के शासन काल में अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहला अशोक सफल हुआ और सुसीम असफल हो गया। और जानते नोट, बिंदुसार को प्रथम से देखिए सिजेरियन शासक माना जाता है। भैया सिजेरियन शासक प्रथम माना जाता है। देखिए एक चीज और बता दो भैया, बिंदुसार की हम बात करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म अनुयायी थे, कौन सा अनुयायी थे, बताइए भाई, कमेंट के माध्यम से बताइए कौन अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। क्योंकि भैया जो बताया था मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्णवेल गोला में जाकर तपस्या करते हुए, कर्नाटक में जाकर तपस्या करते हुए क्या हुआ, वह प्राण त्यागे थे, समझे, जैन धर्म में। और बिंदुसार कौन से धर्म के अनुयायी थे, अजीवक संप्रदाय, मतलब अजीवक धर्म के अनुयायी थे। ऐसा नहीं है। अगर पूछता अशोक कौन से धर्म के अनुयायी थे, पहले शैव थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, कब, कलिंग युद्ध के समय। तो ये है मित्र। तो जानते हैं बिंदुसार के समय कौन था प्रधानमंत्री, चाणक्य थे। कौन थे भैया, चाणक्य थे। चलो समझे नहीं। अब हम चलते हैं अशोक के शासनकाल का पढ़ते हैं। कैसा लगा बच्चों, ये बताते रहिए कमेंट के माध्यम से। आइए देखते हैं अशोक की हम बात कर लें तो जरा ध्यान दीजिए। जब इन 99 भाइयों को 273 में उड़ा देता है, तो एक चीज बता दूंगा आपको,
जैसे परिवार होता है, एक प्रकार देखा चचेरा भाई इनके हाथों उड़ जाता है। दो मतलब एक प्रकार देखो 99 भाइयों को क्या कर देता है, वध कर देता है और 273 में कर देता है। मगर बच्चा एक अफसोस, अफसोस क्या हो जाता है, ये 4 साल गद्दी पे नहीं बैठता है। कौन नहीं बैठता है? अशोक नहीं बैठता है। एक चिंता हो जाती है और जानते हैं इसको चिंता लगती है कि मेरे 99 भाई मुझसे उड़ गए हैं। और जानते हैं 4 साल बाद ये गद्दी बैठता है। मतलब आप 273 में 4 साल घटा दीजिए, 269 मतलब 269 ईसा पूर्व में क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। शान शौक से इस राज्याभिषेक होता है। तो इनके पिता का नाम आप जानते हैं, कौन है? बिंदुसार है। और माता सुभद्रागिरी है। माता कौन है? सुभद्रागिरी है। इसको धम्मा कहते थे, वन देवी कहा जाता था, जनपद कल्याणी कहा जाता था, कई नामों से जाना जाता था। और देखिए 4 साल बाद ये गद्दी पे बैठ जाते हैं, राज्यारोहण होता है। और राज्यारोहण होने के बाद आप समझ सकते हैं एक युद्ध करता है, उस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। और सबसे बड़ी बात है, बिंदुसार ने 17 विवाह किया था, पिता से कम नहीं था मित्र। पिता था मतलब देखा जाए तो 16 विवाह किया था और अशोक ने कितने विवाह किए भैया? 17। कहा ले बेटा मैं तुमसे ज्यादा करूंगा। समझे नहीं समझे? आप देखिए उसके बाद क्या होता है, 4 साल बाद वो गद्दी पर बैठ जाता है 269 ईसा पूर्व में। इन्होंने एक युद्ध की प्लानिंग करता है मित्र। वो कौन सा युद्ध था प्लानिंग, आपको बता दो मित्र। जानते हैं वो प्लानिंग यह था कि देखिए जो मेरे दादा परदादा मतलब युद्ध जीतने के तरस गए थे, व्याकुल हो चुके थे, वो युद्ध को नहीं जीत पाए, मैं उसी युद्ध को जीतने का प्रयास करूंगा और उसकी तैयारी करूंगा। तो तैयारी क्या है, वो 8 साल लगा दी उसकी तैयारी में। और वो कलिंग का युद्ध। और कलिंग है कहाँ भैया? कलिंग उड़ीसा में है। कलिंग के संस्थापक कौन है भैया? आप जानते हैं महामेघवाहन है। और वहां का प्रसिद्ध शासक कौन था? राजा खारवेल था। समझे? उड़ीसा का शासक। और उड़ीसा में कलिंग है। अब देखिए कलिंग के युद्ध को जीतने के लिए इनके दादाश्री का मतलब है बाबाश्री का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाए कलिंग को। मगर बिंदुसार भी कोशिश किया मगर कोशिश नहीं पूरा हो पाया। उसके बाद क्या होता है दोस्त, उसके बाद जो होता है, उसके बाद आप बता दूं अशोक ने 8 साल तैयारी किया। किसके लिए तैयारी किया? 8 साल उसको युद्ध करने के लिए तैयारी किया कि हमको कलिंग जीतना है, एक लक्ष्य बना दिया और उसकी 8 साल तैयारी किया दोस्त। और 8 साल में क्या हुआ दोस्त, आपको बता दूं भैया। और उन्होंने कलिंग का, अब आप समझ 269 में 8 साल और जोड़ो घटा दो तो कितना हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध कर दिया। और यही कलिंग का जब युद्ध करता है इतना भीषण नरसंहार करता है। और जानते हैं इस नरसंहार की हम बात करते हैं तो जानते हैं अशोक ने पूरी लहरा देता है, परचम लहरा देता है। और वहीं से परचम जब लहराता है तो उस समय देखा जाए तो कलिंग में, जानते हैं कलिंग की बात करते हैं तो कलिंग में 1 लाख सेनाओं को मार डालता है। वही महान अशोक कहलाता है, महान सम्राट कहलाने लगता है। समझ रहे हैं? तो 1 लाख सेना को क्या करता है? धराशायी उड़ा देता है। जिससे कलिंग में बेचारे किसी के विधवा हो जाते हैं, किसी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किसी के पूरा माँ बाप साया उड़ जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत जघन्य अपराध किया हुआ। और कौन किया? अशोक ने। अशोक वहीं पर बैठ जाता है। अब बैठ क्या, वहीं बैठ जाता है कि मेरे कारण ऐसे बर्बाद हुआ घर, ये कतई गलत है, बहुत बड़ा गलत है। तब आप समझ सकते हैं मित्र, तब उस समय इनके मन में आता है एक, जानते हैं उसके बाद देखा जाए तो अपने गुरु के मतलब गुरु के जहाँ तक भद्रभाव के कहें मतलब वो देखा मुगल पुत्र के कहने पर इन्होंने क्या करता है, जब मुगल पुत्र कहने इन्होंने कहते हैं देखिए आपने इतने बड़े अपराध किया, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और इन्होंने प्रायश्चित करने के लिए कहा सदा सदा के लिए आप तुम क्या करो, सदा सदा के लिए आप बौद्ध धर्म अपना लो और यही प्रायश्चित है, आप जनता की सेवा करो, जनता के सेवक बन जाओ। और जनता ये आपका क्या है, मतलब ये प्रजा आपके क्या है, संतान है। समझे नहीं? तो ये वहीं पर इन्होंने सदा सदा के लिए घोषणा कर दिया, अब म्यान से कोई तलवार नहीं निकालेगा, जब तक सम्राट मौर्य वंश रहेगा अब कोई युद्ध नहीं होगा पूरे।
तो जानते हैं इतना बड़ा इन्होंने युद्ध किया जिससे कारण से आज पूरे, और ये युद्ध का इन्होंने देखिए अशोक ने 14 बृहद शिलालेख लिखवाया था। कितना भैया? 14 बृहद शिलालेख लिखवाया था मित्र। इन्होंने प्रथम शिलालेख में कहा कि प्रजा मेरी क्या है? संतान है। प्रजा मेरी क्या है? संतान है। और दूसरे शिलालेख में कहता धम्म क्या है? व्हाट इज दिस धम्म? तो इन्होंने 7वें में उसमें कहते हैं, 7वें शिलालेख में कहते हैं अपा सिनवे बहु कायने दया दाने सच्चे सोचवे माधवे साधवे च। मतलब अपनी व्याख्या कर देता है धम्म है क्या चीज। कौन करता है? सम्राट अशोक कर देता है। आप समझे नहीं समझे? तो यही सम्राट अशोक को उस समय देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि ये इतने भयंकर युद्ध कर देता है जिससे पूरे कलिंग नहीं पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड बन जाता है कि ये बेटा सो जा, नहीं तो अशोक आ रहा है। मतलब बच्चे तक रात में जागते नहीं थे डर मारा अशोक के, जानते हैं। तो अशोक के कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने वहीं से रण घोष बंद करके धम्म घोष अपना लिया और सदा सदा के लिए इन्होंने वो जानते हैं कलिंग का उल्लेख अपने 13वें शिलालेख में लिख देता है बाकायदे से कि हमने कलिंग कैसा लिखा है, मतलब कलिंग कैसा युद्ध किया है दोस्त। तो कुल मिलाकर जहां तक सवाल है मित्र, ये मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं। ये देखते हैं पिता का नाम भैया क्या है? बिंदुसार है। माता का नाम सुभद्रगिरी है। और सिहली देखा जाए सिहली अनुसारियों में दीपवंश महावंशाल के राजा बनने से पूर्व 4 वर्ष बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ जिससे 99 भाइयों की हत्या कर डाला और 261 ईसा पूर्व अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया। केवल अपने सगा भाई को 30 को जीवित छोड़ा और शासक बनने के पूर्व अशोक ने उज्जैनी का प्रांतपाल था, मतलब जो शासक नहीं था तो कहाँ का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था। और प्रारंभिक जीवन में इसको चंडाशोक कहा जाता था। चंडाशोक मतलब कामाशोक कहा जाता था, जहां देखो वहीं आग लगा देता था, इसलिए इसको चंडाशोक कहा जाता था। शासक बनने से पूर्व अशोक ने नेपाल पर विजय भी किया था, तराई क्षेत्रों में किया था। और अशोक ने कलिंग का कब हुआ था? राज्याभिषेक 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में युद्ध किया था। और उल्लेख इस युद्ध का उल्लेख स्वयं अपने 13वें शिलालेख में लिखता है। और हाथी गुफा उल्लेख में कलिंग के शासक नंदराज था। मतलब कह रहे हैं कि हाथी गुफा उल्लेख कहाँ है भैया? एक चीज बता दूं, राजा खारवेल का है हाथी गुफा उल्लेख, पाली भाषा में है। और ये हाथी गुफा उल्लेख कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ठीक है। अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। इसके बाद अशोक कोई युद्ध नहीं करता, सदा सदा के लिए। कलिंग के युद्ध के बाद रणघोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लेता है। अब अशोक दूसरे 7वें स्तंभ में धम्म का उल्लेख करता है, मतलब दूसरे और 7वें उल्लेख में धम्म का उल्लेख करता है। तो मित्रों ये हमारा अशोक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे वीडियो पर कल बने रहिए, इसका पूरा मतलब सारांश बताऊंगा और भी इसकी कहानी लेके आऊंगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर सब्सक्राइब करवाइए, हमारे लिए कुछ दया दृष्टि दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।